हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में हम मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आईपीएस क्लर्क मेंस की एंड आईपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी जिन लोगों का एग्जाम होगा तो वो लोग प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। तो इसी के बारे में बात करें। मेंस में सभी इंक्लूडेड है, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हमारे लगे हैं आने वाले, ठीक है। मैं भी अपने मेंस में बिजी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, बट काफ़ी क्वेरीज आ रही थी इससे रिलेटेड, ठीक है, कि मेंस में किस काफ़ी लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेंस अपेयर करेंगे, तो उन लोगों को चीज़ें नहीं पता है किस सेक्शन को कैसे टैकल करना है एंड किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो मेंस में देखिए 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। पीओ के एग्जाम में एक सेक्शन इंक्लूड हो जाता है आपका, वो है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जो कि 30 मिनट का टेस्ट होता है सारे 4 सेक्शन ओवर होने के बाद, ठीक है। बाकी सारा जो भी एग्जाम होते हैं मतलब 4 सेक्शन सब में सेम रहता है, लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है दोनों एग्जाम में, पीओ एंड क्लर्क में, ठीक है। तो इंडिविजुअल सेक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है। तो रीजनिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही बनाने नहीं लगना है। सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है मेंस में वो है आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, मार्क एंड रिव्यू कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन से नहीं, क्योंकि पजल्स जो होती हैं मेंस लेवल की, कभी कभी आपको लगता है कि इजी है देखने में, बट कहीं आप एंटेंगल हो गए बीच में तो वो फिर टाइम भी जाता है, क्वेश्चन भी नहीं बनता है, फिर काफ़ी चीज़ें मैसी हो जाती हैं वहाँ पे। तो ठीक है, पहले आप सबसे जो जम्बर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कोडेड फॉर्म जिसे आप बोल सकते हो, चाहे वो सिलोजिज्म हो, चाहे इनइक्वालिटी बोल दीजिए, चाहे डायरेक्शन डिस्टेंस, चाहे ब्लड रिलेशन, जितने भी आपके क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आते हैं वो अगर आपको मेंस में मिलेंगे भी तो एक्सपेंडेड फॉर्म में होंगे, यानी कि कोडेड फॉर्म में, ठीक है। पहले आपको उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा, देन आपका उसको वेन डायग्राम वगैरह जो भी बनाना होगा, देन आप आंसर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने एंड न्यू पैटर्न क्वेश्चंस देखिए, कभी भी घबराइएगा नहीं मेंस में, ठीक है। कभी कभी लगता है कि न्यू पैटर्न का क्वेश्चन कैसा आ गया, लेकिन देखने में लगता है लेकिन बन जाता है इजीली, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए कभी भी न्यू क्वेश्चन आए तो आप जरूर से देखिएगा, जरूर कैसे है क्या है, फिर उसे अटेम्प्ट कीजिएगा, हो सकता है बन जाए आपसे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है हमारा इनइक्वलिटी, सॉरी क्या होता है, मशीन इनपुट एंड कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं मशीन इनपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग, सॉरी एवरीवन। तो ये दो क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, उसमें आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे कोडिंग डिकोडिंग ब्रेक हो गई तो जितने भी मार्क्स होता है 5 to 6 ऐसे, तो वो आपके हैं। लेकिन अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं ब्रेक हुई, यही चीज़ मशीन इनपुट में अगर आपको लॉजिक मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर क्वेश्चन वो टाइम भी जाता है उसे, इसलिए देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि इजीली टैकल नहीं होते, बस आपको फाइंड आउट करना होता है सारे स्टेप्स में कैसे कहाँ पे क्या नंबर्स आ रहे हैं, या फिर हो सकता है अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो पैटर्न पे डिपेंड करेगा किस तरह का पैटर्न आता है, क्योंकि अब मशीन इनपुट के पैटर्न्स भी काफ़ी चेंज हो गए, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेंस मॉक में या सेक्शनल टेस्ट आप दे रहे होंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के मशीन इनपुट के क्वेश्चन एंड कोडिंग डिकोडिंग के मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिएगा। एट लास्ट आप पजल पे जंप करेंगे और उसमें भी ऐसी पजल्स उठाएंगे जो आपको लगता है बन जाएगी, ठीक है। बहुत लेंदी बहुत बड़ी पजल आपको नहीं मतलब उठानी है। वो क्वेश्चन देख के आपको पता चली जाएगा किस तरह की आप पैटर्न बनाते आए हो मीन्स के टेस्ट में, अभी तक किस तरह की पजल से आप मतलब वो हुए हैं, फेस किया आपने, तो उस तरह देखने से आपको पता चल जाएगा। और जो आता है सबसे डरावना पार्ट जो मेरे लिए, क्रिटिकल रीजनिंग का, ठीक है, मैं अवॉइड कर देती हूँ। हालांकि मॉक टेस्ट में कभी कभी रिस्क लेती हूँ, ठीक है, तो वो गलत ही हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन जैसे क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, जम्पशंस होते हैं, ठीक है, कौन सा इंप्लीमेंट कर रहा है कौन सा नहीं होता है, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। तो हमें लगता है ये होगा लेकिन वो होता नहीं है, और जो लगता है कि नहीं होगा वही होता है, ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसे ही यूजली होता है। तो जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके साथ होता होगा, तब अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट रिस्क ही लेना उसे बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए तो है, तो मैं दूर से ही दूर ही रहती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग से, ठीक है। मॉक टेस्ट में कोशिश करती हूँ कि हो जाए, शायद सही निकल जाए, बट ऐसा होता नहीं, बहुत रेयरली 1-2 क्वेश्चंस मतलब हो जाते हैं सही, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, जिनको लगता है मॉक टेस्ट में गलत हो जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नहीं आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, प्लीज़ डोंट टेक रिस्क, ठीक है। इससे बेटर है कि आप कुछ और क्वेश्चंस बना लीजिए, बट क्रिटिकल रीजनिंग में रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप करना चाहते, पढ़ना चाहते, पढ़ने के लिए है, अभी टाइम है आपके पास, आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लासेस वगैरह देख सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। फिलहाल मेरी तरफ से तो अवॉइडेड टॉपिक है ये, मैं नहीं करती हूँ, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी। दूसरा सेक्शन हमारा आता है कॉन्ट सेक्शन का, ठीक है। कॉन्ट कुछ लोगों का बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का एवरेज होता है, और कुछ लोगों का ज़ीरो होता है। तो मैं आती हूँ एवरेज में, ठीक है, ना मैं ज़ीरो में हूँ ना मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्ट भी बहुत अच्छी है, ठीक है। बस इतना है कि हाँ मतलब ठीक ठाक एग्ज़ाम निकल जाते हैं मेरे, तो ऐसा ही है मेरे साथ। तो जिनकी कॉन्ट नहीं अच्छी है,
ठीक है। जिनकी अच्छी तो उनके बारे में तो कुछ बात ही नहीं करना, वो तो मतलब महारथी हैं क्वांट के, कर लेंगे। जिनको नहीं आती है, ठीक है, जो एवरेज है मेरी तरह, तो क्वांट में आप सिलेक्शन कीजिए क्वेश्चंस का, मतलब डीआई आप देख लीजिएगा सारी, ठीक है। सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन उठाइएगा, उसमें से आपको जो डेटा, क्योंकि डीआई ही रहता है मेंस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है डीआई का होता है। आप देखिएगा उन सारी डीआई में से आपसे कौन सी डीआई ऐसी है जो डुएबल है, जो आपसे बन पा रही है, ठीक है, उसको आप मार्क रिव्यू कीजिए। देन उसके बियॉन्ड कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, एंड हो सकता हो आपको 1-2 सीरीज़ भी मिल जाएँ, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स करके ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, इस तरह की जो वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चंस उन्हें आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक सेक्शन ही दिया होगा, एक क्वेश्चन एक का मतलब क्वांटिटी 1 में क्वांटिटी 2 में दिया होगा, उसे आपको सॉल्व करके फिर बताना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब जो अरिथमेटिक के होंगे और ये वन लाइनर फॉर्म के होंगे, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और डीआई जो आपने मार्क एंड रिव्यू कर ली है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बना पाना इट्स नॉट ईजी। तो इस तरह की अप्रोच आप मतलब अपनाइएगा। वहाँ पे पहले क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको डुएबल लग रहे हैं। मार्क एंड रिव्यू करने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना है कि इस डीआई पे वेस्ट कर दिया कि नहीं डेटा लेते हैं, देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं, ये इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। हालाँकि इंडिविजुअल सेक्शन में आपको टाइम ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन वो टाइम कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते रह जाते हो, पजल उठाई, एक बनी नहीं बनी, ठीक है, फंस गई, तो वो टाइम चला जाता है, आप नहीं समझ पाते हो, 15 मिनट 20 मिनट वेस्ट भी हो गए, क्वेश्चन भी नहीं बना और टाइम भी चला गया। इसलिए सिलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस बहुत मैटर करता है। पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे आप, देन उसके बाद उन्हें बनाना शुरू करेंगे, ओके। और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है कि बहुत कम क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, क्योंकि सभी के साथ है क्वांट एंड रीजनिंग में लिमिटेड क्वेश्चंस ही बन पाते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना आपसे हो पा रहा उतना अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। हालांकि आईपीएस पीओ एंड आईपीएस क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कितने कम हुए, ठीक है, ओके। सो थर्ड सेक्शन जो हमारा आता है वो है करंट अफेयर का जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड सारे मेंस के एग्जाम में मेजर रोल प्ले करता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपका होना चाहिए तो इसी सेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 6 मंथ एंड मिनिमम आप 4 मंथ की करंट अफेयर तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए ही जाइए एग्जाम में, ठीक है। जितने भी बैंकिंग की न्यूज़ होती हैं, जो लोग बोलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक पोर्शन जो होता है, वो हमारी जो करंट डेली चल रही है, जो करंट अफेयर होती है, उसमें जो बैंक की न्यूज़ होती हैं, आपकी न्यूज़ हो गई या स्टैटिक पोर्शन की, वो उसी से होती है। जो स्टेट आपका न्यूज़ में चल रहा होता है, जो कंट्री आपकी है, उसी से रिलेटेड ही आपका स्टैटिक पोर्शन बनता है। और जो बैंक में न्यूज़ में आया होता है, जिस पे पेनल्टी लगी होती है, जो किसी ने कोई ऐप लॉन्च की इस तरह की, तो उसी से रिलेटेड, उसी बैंक से रिलेटेड उस तरह की न्यूज़ बनती है, ठीक है। और बाकी बैंकिंग अवेयरनेस भी होती है थोड़ी बहुत, तो आपको उसको भी अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको करंट तो बहुत अच्छे से करना है। करंट अफेयर अभी इतना, जैसे कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, तो आप उस तरीके से कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बहुत मोटी मोटी पीडीएफ, जैसे अफेयर्स क्राउड की आप बात करें मंथली की, तो उसकी 300 पेजेस की पीडीएफ होती है एक मंथ की। अगर आप वो लेके बैठेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं है ना कि आप इतने कम टाइम में 6 महीने का करंट अफेयर या 4 मंथ का प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो आपको स्मार्ट एक स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपका करंट प्रिपेयर भी हो जाए, ठीक है, अच्छे से। तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ, ठीक है, चाहे जिस भी सोर्स को आप फॉलो करें, आप चाहें तो अफेयर्स क्राउड को, मैं अभी अफेयर्स क्राउड से ही कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर वैसा करंट अफेयर नहीं आ रहा है कि ऊपर से आपने एमसीक्यूज पढ़ लिया और आपसे हो गया, ठीक है। आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत है और डीप में ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कंटेंट पीडीएफ से पढ़िए। ये नहीं कि आपने एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ लिया, ठीक है, सोर्स आप जो भी आपका हो, ठीक है, कंटेंट पीडीएफ से पढ़िए। जैसे कि अफेयर्स क्राउड का है जो वीकली का है, 20 पेजेस का रहता है, 20 to 25, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। वो आप कंटेंट पीडीएफ कर पढ़ने के बाद वीकली, ठीक है, उसके बाद आप उसकी क्विज दे सकते हैं। क्विज के लिए भी आप चाहे अफेयर्स क्राउड पे दे सकते हैं, वहाँ पे भी 60 क्वेश्चंस की रहती है, वीकली भी, मंथली भी और डेली वाइज। नहीं अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी। नहीं अगर वो भी नहीं कर सकते आप, तो आप अड्डा पे, ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। एस्पायरेंट जोन पे भी आपको क्विज़ेस मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप अफेयर्स क्राउड सॉरी जनरल अवेयरनेस की क्विज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि टेलीग्राम पे भी क्विज़ेस होती हैं, आप वहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो है स्मार्ट कीड़ा पे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लेंदी रहता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको अटेम्प्ट करना, देन उनके बाद उसका एनालिसिस करना है, सब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहें तो कर सकते हैं, ये फ्री सोर्सेज में बता रही हूँ, ठीक है, करंट अफेयर की क्विज़ेस करने के, ठीक है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, सारे प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री क्विज़ेस अवेलेबल हैं, आप दे सकते हो। क्विज़ एक बेस्ट मेथड है कि आपने जितना पढ़ा है, कितना आपके माइंड में है, कितना आप रिटेन कर पा रहे हो चीज़ों को, कोई सबसे बेस्ट मेथड है। या तो आपसे कोई मतलब सुन ले, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोई फ्री है नहीं है, तो कोई सबसे बेस्ट है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है आप खुद से या तो पूछिए या तो आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी क्विज इज़ द बेस्ट
ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपको पता चल पाएगा आपकी करंट कितनी प्रिपेयर है कितनी नहीं। काफ़ी लोग करंट क्या कहते हैं उसको भूल जाते हैं। करंट ऐसा टॉपिक ही इतना वास्ट है कि हम जितना ही पढ़ते हैं, एक महीने का पढ़ा, पिछले महीने का क्या है वो माइंड से जनरली स्किप ही होता रहता है, ठीक है। तो सब चीज़ें रहती हैं, तो मल्टीपल रिवीजन भी जरूरी है। एटलीस्ट आप 3 टाइम्स तो रिवीजन कीजिए ही कीजिए। जो भी आपने करंट कर रखा है उसका 2-3 बार रिवीजन कीजिए एंड कुछ देते रहिए, ठीक है। आपकी जे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। एंड फिर आते हैं इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। सबसे लास्ट इंग्लिश सेक्शन और जीए सेक्शन, यही 2 सेक्शन ऐसे हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अच्छा अगर स्कोर कर लेंगे तो सही है, ठीक है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है मेंस में वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मींस की इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगी। क्योंकि सारे पैसेज जो होते हैं उसमें एक क्वेश्चन भी अगर दिया है तो वो आरसी पे बेस्ड ही होता है। एक छोटा सा पैरा आपको दे देंगे, उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, या तो उसका इन्फ्रेंस निकालना होगा या तो फिर उसका कंक्लूजन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। बाकी और भी चीज़ें रहती हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी अगर होगा वहाँ पे फिलर्स, तो 1 लाइनर कम एक बड़ा सा पैरा होगा, उसके बीच में आपको एक सेंटेंस फिल करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके लिए आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रीडिंग स्किल। तो उसके लिए आप डेली रीडिंग कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्टिकल ही पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, कि न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, ठीक है, अभी आप फ्रेशर हो, स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आपको जो अच्छा लगता है, कोई नॉवल अच्छी लगती है, बुक अच्छी लगती है, या न्यूज़ में जैसे कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है बॉलीवुड में, कुछ लोगों का स्पोर्ट्स में, जो आपको न्यूज़ अच्छी लगती है वो आप रीड कीजिए। या फिर जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर भी एक तरीके से जो कंटेंट वाली वीडियो होगी उसमें आपको पढ़ना ही है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बस आपकी रीडिंग किसी तरह होनी चाहिए कि आप जो रीड कर रहे हो, ठीक है, 1 टाइम में आपको अंडरस्टैंड हो पा रहा है कि पैरा क्या कहना चाहता है, ठीक है। अगर वो आपकी अच्छी हो गई, उसी को कहते हैं रीडिंग स्किल्स आपकी, ठीक है। एक बार में आपने पढ़ के उसे तुरंत अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या कह रहा है पैसेज, तो आप आराम से वहाँ पे फिल भी कर लेंगे, उसका इन्फ्रेंस भी निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ग्रामर बेस्ड होते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं अगर आपकी ग्रामर अच्छी है। और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें काफ़ी सेंटेंस दे रखे होते हैं, ऐसा एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। बाकी आप लोग टेस्ट दोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मेंस का पैटर्न क्या है। जो लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो आप पहले 2-3 टेस्ट मेंस के सबमिट कर दीजिए, ठीक है, अटेम्प्ट मत कीजिएगा, ठीक है। पहले सबमिट कीजिए, देन उसके बाद जब उसे एनालिसिस कीजिएगा, रीजनिंग सारे सेक्शन की, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, ठीक है। तो आप उसमें देखिएगा कौन से क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, कौन से नहीं, कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको 2-3 टेस्ट जो आप सबमिट कर दोगे वो सब चीज़ें आपको सीखनी है, एनालिसिस करना है। देन उसके बाद में जब आप चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, देन आप मेंस के टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। नहीं तो उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। पहले आप सबमिट करके सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, देन सेक्शनल अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शनल सारे सेक्शन के, ठीक। करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर तो आपको सब साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहना है और उसकी क्विज़ेस देते रहना है। 3 सेक्शंस पे आपको जो फोकस करना है उनकी सेक्शनल टेस्ट देने हैं, क्विज़ेस भी आप दे सकते हैं। देन उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ अब आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो गए, चीज़ों को समझने लगे हो, मेंस का जो लोग फ्रेशर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, तब आप मेंस का फुल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मेंस का फुल टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या चीज़ें आपने सीखी, क्या नहीं सीखी। फिर उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ठीक है। फिर शायद ही कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, चीज़ों को आप सब समझने लगोगी, सारी सेक्शंस की, कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, कौन से आपको पिक करने हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं मेंस में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी मेंस के लिए, यही जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। और रही बात प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम की, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है आपका, तो उसके लिए आपको डेली एक लेटर और एक ऐसे, मतलब टाइपिंग आपकी डेली होनी चाहिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि चाहे आप एक लेटर का फॉर्मेट ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसका फॉर्मेट या तो याद कर लीजिए एंड डेली जो आपको टॉपिक कहीं भी मिल जाएंगे, जैसे कि हाँ गाइडली पे भी एक फॉर्मेट है, ठीक है। बाकी ऑलिव बोर्ड पे भी जो उनका डैशबोर्ड है मैं बता दूंगी उसके बारे में कहाँ पे है, ठीक है। तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे आप वर्ड पैड भी मतलब कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक लीजिए, अपने आप लेटर एडिटर को लिखना है या बैंक मैनेजर को, ठीक है। फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल का, ठीक है। उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, मेन चीज़ फॉर्मेट ही होती है, ठीक है। उसी पर आपको ध्यान देना है लेटर में, ओके, एंड लेटर भी, ठीक है। तो ये लेटर हो गया एंड दूसरा हमारा ऐसे। तो ऐसे में भी आप टॉपिक लीजिए, ठीक है, जो बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं डेली न्यूज़ में, ठीक है। आप उनको उठाइए, उनको राइट करिए, ठीक है। या फिर आप डेली द हिंदू पढ़ रहे हैं या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, आपने क्या पढ़ा है, जो आर्टिकल पढ़ा है उसे अपने
वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे भी उसकी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेली आप राइट कीजिए, ठीक है, चाहे लेटर लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, लेकिन डेली टाइपिंग आपकी होनी चाहिए इससे, क्योंकि वहाँ पे स्पीड अगर नहीं हुई तो फिर 30 मिनट में पॉसिबल नहीं हो पाता है चीज़ों को वहाँ पे टैकल कर पाना, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए बता रही हूँ, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा टाइपिंग की, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, बस यही था। बाकी कोई भी क्वेरी हो आपकी मेन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हालांकि टाइम नहीं था मेरे पास, आज मुश्किल से टाइम मिला तो मैंने बता दी है जो चीज़ें बताने वाली थी। आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।